एक झोंपड़ी के अंदर ममता नाम की बुजुर्ग औरत रहा करती है। उसके साथ उसका एक अपाहिज बेटा है। एक पांव एक्सीडेंट में कट चुका है। उसके दो बेटे थे जो कि नौकरी पर जा रहे थे काम के लिए, और फिर एक्सीडेंट हुआ। एक बेटे की तो मौत हो जाती है, एक बेटे का पांव कट जाता है। घर के अंदर वह अपाहिज बेटा था, बुजुर्ग माँ थी, खाने के भी लाले पड़े हुए थे। हालांकि बुजुर्ग बेटा थोड़ा बहुत फुटपाथ पर जाकर कुछ सुपारी, पान सुपारी वगैरह बेचा करता था, थोड़ा बहुत कमा लिया करता। इसी तरह से इनका गुजारा चल रहा होता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, मेहनत मजदूरी इनसे हो नहीं पा रही थी, बिल्कुल भूखे मरने की नौबत हो रही थी। तभी एक झोंपड़ी के अंदर एक युवा शकील खान नाम का एक लड़का आता है। अच्छे कपड़े पहने हुए थे और वह अपनी गाड़ी लेकर वहाँ पर आता है। आकर के उस बुजुर्ग ममता के पाँव छूता है, और पाँव छूने के बाद अब वह ममता जो होती है वह पूछती है, बेटा कौन हो तुम? और वह बोलता है कि माँ, तुमने मुझे नहीं पहचाना, मैं शकील खान हूँ, तुम्हारा बेटा। अब तो उसको देख करके ममता उसको गले लगाकर फूट फूट कर रोने लगती है। कहने लगती है, बेटा तू आखिर कहाँ चला गया था? हमने तुम्हें कितना याद किया और तुम हमारे पास तुम बहुत दिनों से नहीं आए हो। अब तो उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जब हम पूरी कहानी सुनेंगे तो पता लगेगा वह हिंदू तो माँ थी और लड़का मुस्लिम था जिसको वह गले लगा रही थी। क्या मामला था, पूरी कहानी यहाँ पर जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखा करें, क्योंकि दोस्तों इन वीडियोस से हमें समाज के अंदर जो घटित हो रहा है उसकी गहराई से सच्चाई का पता लग जाता है। क्योंकि ज़्यादातर सोशल मीडिया पर और न्यूज़ वगैरह पर नफ़रतें दिखाई जाती हैं हिंदू मुस्लिम की, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इन नफ़रतों से दूर रहते हैं, हिंदू भी और मुस्लिम भी, और उनकी भी कहानियाँ बनती हैं। उन्हीं कहानियों में से एक कहानी आज मैं आप लोगों के समक्ष लेकर आया हूँ। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और मेरे गोपाल चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है राजस्थान के एक छोटे से गांव के अंदर, जहां पर उस्मान नाम का एक शख्स होता है। बहुत ही ज़्यादा शराबी था। उसकी पत्नी थी सकीना, उसका एक बेटा था शकील खान जो कि 5 साल का था। बस 3 लोगों का परिवार होता है। लेकिन उस्मान मेहनत मजदूरी करता जो भी, उसके वह उन पैसों की वह शराब पी जाया करता, घर वालों को कुछ नहीं दिया करता। उधर उसकी पत्नी बीमार रहने लगी थी, बेटा अभी 5 साल का था, स्कूल तो वह जाता ही नहीं था, तो उसका खर्चा ऐसा ही था, भाई खाना खा लिया करता था, बस इतना खर्चा था। अब जब पत्नी बीमार हो जाती है उस्मान की, तो वह किसी को दिखाता नहीं है, थोड़ी बहुत दवाई गोली उसको दे दिया करता है इधर उधर के डॉक्टर से ला करके। उससे वह ठीक नहीं हो पाती है। वह मतलब उसको कैंसर वगैरह की बीमारी थी और वह बहुत ज़्यादा बीमार थी, चारपाई पर पड़ी रहती है। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर सकीना की मौत हो जाती है। और जब सकीना की मौत हो जाती है तो बेटा शकील खान 5 साल का अकेला और तन्हा रह जाता है, क्योंकि पिता तो शराब के नशे में धुत रहा करता, गलियों में गिरा पड़ा घूमा करता, घर पर आया भी नहीं करता कई कई दिन तक। और अब यहाँ पर क्या होता है, अब यहाँ पर जो बेटा होता है शकील खान, वह बहुत ज़्यादा सोचता है कि अब क्या होगा, मम्मी तो है नहीं, रोता है बेचारा, 5 साल का था। लेकिन दोस्तों अब यहाँ पर जो गांव वाले होते हैं वह उस्मान को गाली गलौज देने लगते हैं कि तूने अपनी पत्नी का इलाज नहीं करवाया और अब तुम्हारा जो बेटा है बिना माँ के रह गया है, इसकी भी तू केयर अच्छे से नहीं करता है, शराब पीकर इधर उधर घूमता रहता है और तुम्हारा बेटा भूखा प्यासा घर में अकेला रोता रहता है। तो गाँव वालों के ताने सुन करके अब जो उस्मान होता है, उस्मान अब अपने बेटे को अपने साथ उस गांव से बाहर ले जाता है और मुंबई की जाने वाली ट्रेन में बैठ जाता है। मुंबई जैसे जाने वाली ट्रेन में बैठता है तो रास्ते में बच्चे को भूख लगती है और वह कहता है बाबा मुझे खाना खिला दो। अब जो बच्चा होता है उसको देख करके एक स्टेशन पर वह लोग रुकते हैं। तो वहाँ पर रुकने के बाद अब एक छोटा सा ढाबा होता है, वहाँ पर अपने बेटे को खाना खिलाने के लिए वह ले जाता है। और वहाँ पर जैसे उसको खाना खिला रहा था, तो अब जैसे ही बच्चा खाना खा रहा था तो वह समझता है कि पापा आप शायद सुधर जाएंगे और मुझे खाना खिला रहे हैं, मेरी देखरेख अच्छे से वो कर पाएंगे। मगर दोस्तों बच्चा जो सोच रहा था ऐसा बिल्कुल नहीं था। बच्चा यही कह रहा था शायद अब मेरा जो पापा है वो सही से मेरे साथ रहेंगे, क्योंकि हम घर से आ गए हैं, वहाँ तो इधर उधर घूमा करते थे। मगर दोस्तों अब क्या होता है, अब जैसे इनका खाना पीना हो जाता है तो पिता खाना खाने के बाद चलने लगता है, उसके पीछे पीछे उसका बेटा शकील खान भी चलने लगता है। मगर दोस्तों उस होटल वाले ने शकील खान का हाथ पकड़ लिया होता है
है। वह कहता है कहाँ जा रहा है तू? वह कहता पापा के साथ जा रहा हूँ। होटल वाला कहता है कि अब तेरा पापा पापा नहीं है, उसने तुझे हमें बेच दिया है और अब तुझे यहीं पर रह करके हमारे साथ काम करना होगा, काम सीखना होगा और ज़िंदगी भर इसी होटल पर रहना होगा। यह सुन करके अब जो उस्मान का लड़का था शकीर खान, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं कि मेरा पापा मुझे छोड़कर चला गया, मेरी माँ तो पहले ही मर चुकी है, अब ये पापा भी छोड़कर चला गया। और वह रोने लगता है, लेकिन होटल वालों के अंदर दया धर्म नहीं था। अंदर ले जाते हैं और उसके बाद उस पर होटल का काम जो भी छोटा मोटा होता है उसको वह करवाते हैं, जैसे टेबल पर कपड़ा मारना या फिर थोड़े थोड़े छोटे छोटे हाथों से बर्तन साफ करना या कुछ छोटा मोटा काम जो होता है, क्योंकि उनको तो वह रखना था और रख करके वहीं पर धीरे धीरे जब बड़ा होता तो उनका काम करता। 1 साल तक उस पर खूब काम करवाया जाता है। 1 साल तक काम करवाते करवाते उसको कई बार पीट भी दिया करते हैं वो लोग, जैसे कोई नुकसान हो जाया करता, जैसे किसी को सब्ज़ी परोसनी है, सब्ज़ी देते वक्त थोड़ी बिखर गई है तो उसके ऊपर उसमें पिटाई लग जाया करती। कई बार तो जो खाना खाने के लिए आया करते थे वो बचाया करते थे कि यार बच्चे को क्यों पीट रहे हो तुम, बच्चा है, नहीं संभली प्लेट गिर गई, रोटी गिर जाती थी, जैसे ले जाते वक्त कई बार बच्चा है रोटी देते वक्त वो गिर जाती तो भी वह बेचारा पिटा करता था। इसी तरह से वह पिटा करता था। 1 साल गुजर जाता है, मगर यहाँ पर एक रिलीफ का काम, यानी कि एक ऐसी चीज़ ज़रूर थी जिससे उस बच्चे को खुशी मिलती थी। वो चीज़ क्या थी? जब होटल का काम ख़त्म हो जाता था तो फुटपाथ पर वह बच्चों के साथ खेलने के लिए चला जाया करता था और उन बच्चों में थे रमेश और सुरेश, वो उसी की उम्र के थे, 6 से 7 साल के। उनके पास जाकर के खेला करता तो इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। वो दोनों भाई थे, ये अकेला था। अब वह भी गरीब थे, उनकी भी एक माँ ही थी बस, पिता नहीं थे और झोंपड़ी के अंदर रहा करते थे। हम उम्र थे, अच्छी खासी दोस्ती होती तो वहाँ जाकर सारे दुख दर्द को भूल जाया करता कि मेरी माँ तो है ही नहीं, पिता भी पता नहीं कहाँ चला गया, होटल वाले हैं वो मारती पीटते हैं तो यही लोग अपने से लगते हैं। बस जो साथ के दोस्त थे वो प्यार से बात करते थे, यही वैसे एक खुशी थी उसके जीवन में। एक दिन क्या होता है, खेलते खेलते उसको ज़्यादा देर हो जाती है और जब ज़्यादा देर हो जाती है तो होटल वाले इंतज़ार कर रहे थे कि आखिर कहाँ गया, और उसके बाद जैसे ही वह आता है तो होटल वाले उसको पीटना चालू कर देते हैं कि तू इतनी इतनी देर के लिए खेलने के लिए जाएगा। उसको पीटने के बाद अब उससे काम के लिए कह देते हैं कि ये बर्तन पड़े हुए हैं इनको मांज दो, और उसके बाद वह बर्तनों को मांजने लगता है। छोटे छोटे हाथों से कांच का गिलास टूट जाता है गिर करके, और जैसे ही कांच का गिलास गिर करके टूटता है तो उसके बाद होटल वाला डंडा लेकर के उसकी तरफ भागने लगता है, मगर वह होटल की बाहर की साइड बैठा था तो एकदम से वह वहाँ से भाग जाता है, क्योंकि पिट पिट करके वह भी परेशान हो चुका था और वह जोर से भाग जाता है। पीछे पीछे होटल वाले, आगे आगे वह डंडा, आगे आगे वह लड़का भागता है और फिर एक झुग्गी झोंपड़ी में जा कर के छुप जाता है। वहाँ पर एक औरत थी और उस औरत के पास जाकर कहता है अम्मा जी मुझे बचा लो। और उसके बाद वह अम्मा जो होती है, सर्दियों के दिन थे तो अपनी रजाई गद्दे रखे हुए थे साइड में, रजाई गद्दों के पीछे उसको बिठा देती है और कहती है चुपचाप रहना। उसके बाद होटल वाले इधर उधर ढूंढ रहे थे, आकर उस महिला से भी पूछते हैं कि आपने एक लड़के को देखा? महिला कहती है मैंने तो नहीं देखा जी यहाँ पर, और उसके बाद वह लोग ढूंढते ढूंढते चले जाते हैं। और फिर यह जब रजाई के पीछे से निकाला जाता है तो वह दो लड़के थे जो इसके साथ खेला करते थे, रमेश और सुरेश, वो उन्हीं की झोंपड़ी थी और वो महिला उन्हीं की माँ थी। अब तो वह माँ पूछती है उससे कि बेटा कौन हो तुम, कहाँ से आए हो? वह बताता है कि मुझे ये लोग भूखा रखते हैं, पीटते हैं, होटल वाले हैं। इतने में ही सुरेश और रमेश आ जाते हैं। वह अपनी माँ को बताते हैं कि माँ इसका पापा इसको होटल पर बेच गया था, माँ तो इसकी मरी चुकी है और होटल वाले इसको पीटते हैं, खाना भी टाइम पर नहीं देते हैं। अब तो माँ के अंदर मातृत्व की ममता जो होती है वो जाग जाती है और पूछती है बेटा खाना खाएगा? कहता है हाँ मैं खाऊंगा माँ जी, और क्या मैं आपको माँ कह सकता हूँ, अम्मी जान कह सकता हूँ? वह कहती है हाँ आप मुझे माँ कह सकते हो, अम्मी भी कह सकते हो, जो भी तुम्हारा मन करे वो कह सकते हो। उसको खाना खिलाती है और उसके बाद वहाँ पर जैसे वह रहता है तो जैसे बाहर खेलने के लिए जाया करता है तो होटल वाले उसको ढूंढा करते थे तो उसको छुपा कर रखते हैं यह लोग। और फिर माँ सोचती है कि यहाँ पर कब तक छुपाएंगे, और उसके बाद क्या होता है वह अपनी झोंपड़ी बदल देते हैं, दूसरी जगह शिफ्ट हो जाते हैं और वहाँ पर कोई टेंशन नहीं होती है बच्चे की। तो वहाँ पर वह बच्चा उनके साथ रहने लगता है, पलने लगता है। और फिर एनजीओ एक संस्था होती है, वह जो माँ होती है अपने बेटों के साथ एनजीओ की संस्था में इसका एडमिशन करवा देती है। वहाँ पर जाकर यह पढ़ाई लिखाई करने लगता है। वह जो 2 लड़के थे इसके दोस्त रमेश और सुरेश, अब वह भाई बन चुके थे क्योंकि इसने उस महिला को माँ मान लिया था और यह एक परिवार हो चुका था।
अब क्या होता है, जो सुरेश और रमेश होते हैं वह तो 10वीं पढ़ने के बाद कह देते हैं भाई हम तो अब आगे पढ़ेंगे नहीं, हमें तो अपने घर में कुछ कमाना है और भूखे मरने की नौबत आ गई है। तो लेकिन जो ये लड़का होता है जिसका नाम होता है शकील खान, ये अपनी माँ से कहता है कि माँ मैं आगे पढ़ना चाहता हूँ, और ये एनजीओ वाले पीछे तक भी पढ़ाई करवा देते हैं, कॉलेज वगैरह तक भी बता रहे थे, मुझे कोई लड़के बता रहे थे। तो माँ कहती बेटा तू पढ़ ले, कोई दिक्कत नहीं है, तेरे भाई हैं ये कमा लेंगे और तू अपना पढ़ाई में मन लग रहा है तो तू पढ़ाई कर ले। शकील खान पढ़ने में बहुत ज़्यादा होशियार था, तो वह एनजीओ वालों की तरफ से आगे की पढ़ाई करता है, 12वीं करता है। 12वीं के बाद अब कॉलेज में एडमिशन लेने का नंबर आता है, तो दोस्तों उसके नंबर इतने आते हैं, एनजीओ वाले उसको सबसे आगे रखते हैं, कहीं भी कोई सुविधा होती है उसको दिलवाते हैं, और फिर उसके लिए पीजी का इंतजाम करके एनजीओ वाले उसको एडमिशन करवा देते हैं कॉलेज में, और उसको अच्छी तरह से अपने खर्चे पर पढ़ाते हैं। तो हर क्लास में वह अव्वल आता है। और फिर दोस्तों उसकी पढ़ाई लिखाई इतनी तेज़ थी कि वह काफ़ी दिनों तक वहीं पर रहता है, माँ के पास आने का भी मौका नहीं मिलता है, वहाँ पर खाना वगैरह सब कुछ मिलता था, कपड़े लत्ते पहनने के लिए अच्छे मिलते थे। तो बहुत ही जल्दी ऐसा लगने लगा था कि भाई ये तो जवान हो गया, क्योंकि खुराक वगैरह टाइम पर मिलती रहती है, तो बच्चे बहुत जल्दी जवान हो जाते हैं। वहाँ पर ही रहता है, 4-5 साल उसके वहाँ पर निकल जाते हैं, 12वीं से लेकर बीए और मतलब बैचलर भी जो ग्रेजुएशन होती है उसको करने के बाद। अब जो टेस्ट होते हैं मतलब एक तरह से जैसे कंपनी वाले लेने के लिए आते हैं, बैंक वाले भी लेने के लिए पहुँचते हैं, वहाँ पर इंटरव्यू लेते हैं, अगर उस इंटरव्यू में कोई पास हो जाता है तो उनको वह सेलेक्ट कर लेते हैं। इनके यहाँ पर भी पहुँचते हैं। तो दोस्तों बैंक वाले पहुँचते हैं वहाँ पर बड़ी पोस्ट के लिए, और फिर इसका नंबर, एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट को देने के बाद इसका नंबर बैंक के मैनेजर के रूप में आ जाता है, और अब ये बैंक का मैनेजर बन जाता है। वहाँ पर इसको सब कुछ दिया गया था, इसके लिए जो रहने का इंतजाम भी एनजीओ वाले ने पहले ही करवा दिया था, और अब तो बैंक का मैनेजर बन चुका है तो अपने आप भी कर सकता है। सबसे पहले एक गाड़ी लेता है, पहले तो उनको किस्तों पर ही लेता है और की सैलरी से करते रहेंगे, और उसके बाद अपना रहने सहने का छोटा सा मकान जो था किराए वगैरह का वो सेटअप करता है, और उसके बाद अब यह अपनी माँ से मिलने के लिए गाड़ी में बैठता है, और गाड़ी में बैठने के बाद अपनी माँ से मिलने के लिए पहुंच जाता है उसकी उसी टूटी फूटी झोंपड़ी में। अब जैसे ही वह टूटी फूटी झोंपड़ी में जाता है, गाड़ी से उतरता है, जो माँ थी वह और ज़्यादा अब थोड़ी सी बूढ़ी हो चुकी थी, और यह पहचान में नहीं आ रहा था बिल्कुल भी, इसके कपड़े नए लत्ते नए थे, गाड़ी में से उतरा था, अच्छे सूट वगैरह पहना हुआ था और काले जूते वगैरह पहने हुए थे, अच्छा मतलब छैल छबीला लग रहा था। जाकर के एकदम से झोंपड़ी में जाता है, और एकदम से झोंपड़ी में जाता है, कहता है माँ जी कैसी हो आप। और उसके बाद वह जो बूढ़ी माँ होती है ममता, वह देखती है कि बेटा कौन हो तुम, मैंने पहचाना नहीं। यह उसके पाँव छूता है और गले लगा लेता है कि माँ तुमने मुझे क्यों नहीं पहचाना, मैं तो तेरा शकील खान हूँ ना। अब तो एकदम से याद आ जाता है माँ को, हाँ मेरा बेटा पढ़ने के लिए गया है, वापस आ गया है। बहुत खुश होती है, पूछती है क्या हाल है रे तेरा। वह कहता है मेरा हाल बहुत अच्छा है, मैनेजर बन चुका है तेरा बेटा माँ। और उसके बाद दोस्तों माँ बहुत खुश होती है। अब वहीं पर झोंपड़ी के अंदर उसका एक भाई जिसका नाम होता है सुरेश, वह अपाहिज बना हुआ पड़ा था। अब उसको देख करके एकदम से हालत ख़राब हो जाती है। सुरेश को देख करके वह सोचने लगता है, माँ से पूछता माँ सुरेश की ये हालत कैसे हो गई। अब माँ रोती रोती बताती है बेटा तेरा भाई सुरेश और रमेश दोनों काम के लिए जा रहे थे, और जैसे काम के लिए सड़क पर जा रहे थे तो पीछे से एक ट्रक आता है और इसके तो पाँव के ऊपर से चढ़ जाता है, और सुरेश और जो दूसरा भाई तेरा रमेश उसके ऊपर से गुजर जाता है। उसकी तो मौत वहीं पर तुरंत हो जाती है, और तुम्हारे इस सुरेश भाई का पाँव कट जाता है। और तब से मजदूरी के लिए जाता तो है बेचारा, फुटपाथ पर कोई पान सुपारी वगैरह बेचा करता है, उससे थोड़ा बहुत हमारा गुजारा हो रहा है, कभी खाना बनता है घर में कभी नहीं बनता है। अब तो यह बात सुन करके शकील खान रो पड़ता है, आंखों से आंसू आ जाते हैं कि इस माँ ने मुझे बचपन में सहारा दिया, इतना बड़ा कर दिया, पाल परोस करके अपने हाथों से खाना खिलाया, मेरी माँ और मेरा भाई किस तरह से भूखे रहते होंगे। ये विचार उसके मन में आने लगते हैं, और तुरंत अपनी माँ से कहता माँ तैयार हो जाओ, सामान बांधो, जो भी कुछ अपना इम्पोर्टेंट है ज़रूरी है उसको लो, और भाई आप भी खड़े हो जाओ। पहले उनको अपनी गाड़ी में बिठाता है, सबसे पहले मॉल में जा कर के जहाँ भी जाना होता, कपड़े की दुकान थी अच्छी वाली, अच्छे उन दोनों के लिए कपड़े खरीदता है। जो उसने अपना घर बनाया हुआ था, किराए का था अभी हालांकि, लेकिन बहुत अच्छा आंगन था, आंगन में पेड़ थे सहसूत के, छायादार आंगन था, और 2-3 कमरे थे घर के अंदर, बरामदा भी था, वहाँ पर ले जाता है। ले जाने के बाद उनको नहाने के लिए कह देता है, बड़े भाई को अपने आप हाथों से नहलाता है, अच्छे माँ को और भाई को कपड़े पहनाता है। और अब बिल्कुल एकदम से वो माँ और भाई ऐसे लग रही थी जैसे माँ शैतानी हो, क्योंकि वह औरत मलूक बहुत थी, सुंदर थी, लेकिन गरीबी के कारण इंसान मुरझा जाता है ना। भाई भी सुंदर था, उसके
उसके भी हाथ पाँव बस पाँव कट गया था, अपाहिज बन चुका था, वैसे बहुत सुंदर था वो। इन सबको अच्छे तरह से नहला धुला कर अपने घर में रखता है और माँ से कहता है माँ अब बाकी के दुख भूल जाओ, ज़िंदगी में अब जो दुख तुम्हें देखने थे वो तुम अब सारे भूल जाओ, अब तुम दुख नहीं देख पाओगी मेरे रहते हुए। और माँ बड़ी खुश हो जाती है कि बेटा मुझे तो यकीन था तो कुछ ना कुछ करेगा। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर जो शकील होता है वह अभी भी अपना कुछ काम धंधा करने के लिए बाहर जाया करता है, फुटपाथ पर अपना रिक्शा वगैरह चला ले जाया करता है। रिक्शे पर छोटी सी दुकान थी, पुड़िया नमकीन वगैरह मूंगफली ऐसी कुछ छोटी मोटी चीज़ें उस पर रख कर वह बेच दिया करता था। भाई ने खूब मना किया कि भाई तू ये क्या करता है। वह कहता नहीं नहीं भैया मैं अपना खर्चा अपने आप उठाऊंगा तो तुम्हारे पर बोझ नहीं बन पाऊंगा। अब वह उसकी ज़िद के सामने जो शकील होता है वह टिक नहीं पाता, कहता ठीक है भैया तुम्हारी मर्जी। और उसके बाद धीरे धीरे समय गुजरता है दोस्तों। अब क्या होता है यहाँ पर जो माँ होती है वह देखती है कि उसका बेटा शकील खान जवान हो गया है, एक बेटा उसका अपाहिज है, उसकी तो शादी होगी ही कैसे, उसके पास तो ना कोई धन माया है, ना कोई घर है, ना कोई नौकरी है। तो वह अपने शकील खान बेटे की शादी करने के लिए उससे कहती है बेटा मैं तुम्हारी शादी करूँगी। और उससे पहले जो उस्मान होता है उससे पूछती है कि शादी करने के लिए तो तैयार है ना तू। उस्मान खान कहता है, शकील खान कहता है कि हाँ माँ क्यों नहीं हूँ मैं, शादी आप जैसे करवाओगी मैं वैसे शादी करूँगा, अपनी मर्ज़ी से करनी होती तो कब की कर लेता। बहुत सारी लड़कियां मेरे साथ भी पढ़ी हैं और बहुत सारी लड़कियों ने एग्ज़ाम भी मेरे साथ दिए हैं, मुलाकात भी बहुत सारी लड़कियों से हुई, लेकिन मेरी पहली पसंद आपके द्वारा चुनी गई लड़की होनी चाहिए थी, मैं इसीलिए इंतज़ार कर रहा था। आप जहाँ मेरे लिए लड़की ढूंढोगी मैं उसी को सरोकार करूँगा। और उसके बाद माँ तो बड़ी खुश हो जाती है कि मैं अपने बेटे के लिए लड़की ढूंढूंगी। एक दिन की बात होती है, एक दिन बाज़ार के अंदर से जब शकील खान गुजर रहा था तो दोस्तों वहाँ पर उसका बाप उसको नज़र आ जाता है। उसके चेहरे, उसकी आंखों में अपने बाप की तस्वीर छपी हुई पड़ी थी। बाप फुटपाथ पर बैठा हुआ था, खांस रहा था, गंदे मैले कुचैले कपड़े थे और वहीं पर कोई 2 रुपया डाल जाता, कोई 3 रुपया। बीमार लेटा हुआ था, उसको बहुत तेज़ बुखार चढ़ा हुआ था। अब वो उसको देख लेता है लेकिन उसके पास नहीं बैठता है क्योंकि उसे पता था कि ये कितना कमीना रहा था अपने टाइम पर। वह वापस आता है, अपनी माँ से बोलता है ममता से कि माँ मुझे आज मेरा अपना बाप मिला है, पिता मिला है। और वह वहाँ पर ऐसे पड़ा है, आखिरी सांसें गिन रहा है, शायद मुझे तो ऐसा लगता है। जो माँ होती है एकदम से कहती है बेटा तुम्हारा बाप है, तुम्हें बेच गया कोई बात नहीं, लेकिन इंसानियत भी कोई चीज़ होती है, तुम जाओ उसको उठाओ और उसको अच्छे कपड़े पहना करके उसको हॉस्पिटल में दिखाओ, शायद हो सकता है वो बच जाएं और उसकी सेवा कर देना तू इस जन्म में। और तू उन चीज़ों को मत सोचना कि इसने तेरे साथ क्या किया था। अब तो शकील खान अपनी माँ की बात मानने वाला था, हर बात मान करके माँ की बात मान करके काम किया करता था। वह जाता है माँ का आदेश समझ करके, उसको नहलाता धुलाता है, अच्छे कपड़े पहनाता है, दाढ़ी वाड़ी बनवाता है, तो एकदम से वह भी सही आदमी दिखने लगता है। उसको हॉस्पिटल ले जाता है, वहाँ ले जाकर के उसका ट्रीटमेंट करवाने के लिए डॉक्टर के पास जाकर के कहता है कि इसका ट्रीटमेंट करना है आपको। तो वो लोग चेकअप करते हैं, चेकअप करने के बाद वो लोग बताते हैं कि यह अब नहीं बच पाएगा क्योंकि इसने शराब पी करके अपने फेफड़ों को पूरी तरह से ख़राब कर लिया है। और उसकी हालत भी बहुत ज़्यादा गंभीर थी। एक बार जब वह वहाँ पर पड़ा हुआ था फुटपाथ पर तो कोई उठाने वाला तो था नहीं। अब जैसे बेटा उसको ले जा रहा था तो वह पूछता है कि भले मानुस तुम कौन हो, तो बेटा बता ही देता है उसको कि इसके आखिरी क्षण है। वह कहता है बाबा तुमने मुझे पहचाना नहीं, मैं तुम्हारा शकील खान हूँ। यह बात सुनते ही जो बाबा होता है वह रोने लगता है, कहता है बेटा मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है और तुम मुझे फिर भी यहाँ पर हॉस्पिटल में ले जा रहे हो। शकील खान कहता है कि मेरी माँ का हुक्म था इसलिए ले जा रहा हूँ, जिस माँ ने मुझे बचपन से पाला उसका कहना मैं टाल नहीं सकता। और उसके बाद उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाता है, लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यह बच नहीं पाएगा, इसके फेफड़े ख़राब हो चुके हैं। और वही बात होती है दोस्तों, 15 दिन के अंदर अंदर इलाज चलते चलते भी वह बच नहीं पाता, उसकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद उसका अंतिम माटी जो होती है वो की जाती है, जनाजा उठाया जाता है। और उसके बाद जो ये लड़का होता है शकील खान, माँ को भी शामिल करता है, सारे लोग शामिल होते हैं जनाजे में। और अब यहाँ पर क्या होता है, माँ बड़ा शाबाशी देती है कि बेटा तूने मेरी बात मानी। माँ बाप के लिए हमें मरते दम तक करना चाहिए, चाहे माँ बाप कुछ भी कर जाए हमारे लिए। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों अब जो माँ ने कहा था कि मैं तुम्हारी शादी करवाऊंगी, तो माँ उसके लिए एक लड़की ढूंढती है। बढ़िया घर की लड़की थी, सुंदर थी, खूबसूरत थी। और बेटा जो शकील था वह शादी कर लेता, निकाह जो होता है और पूरा विधि विधान के साथ निकाह करवाया जाता है। घर में नई दुल्हन आती है। 2 कमरे थे उस घर के अंदर। उन 2 कमरों में एक में तो बहू रहती है, वो नमाज़ पढ़ा करती है, एक में माँ रहती है, उसका बेटा रहता है, वो अपना पूजा पाठ किया करते हैं। इस तरह से एक घर के अंदर ये लोग रह रहे थे। अब क्या होता है दोस्तों,
अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, कुछ दिनों के बाद जो बेटा होता है नया मकान बनवा लेता है अच्छा सा, और उसमें अपनी माँ को ले जाता है, अपने भाई को ले जाता है, जो अपाहिज भाई हो गया था जिसका नाम था सुरेश, अपनी पत्नी को भी ले जाता है। वहाँ पर तो बहुत बड़े बड़े कमरे थे, 2 मंजिला मकान था, आगे बहुत बड़ा एक गार्डन था, इस तरह का मकान वो बनवा लेता है। हालांकि किस्तों पर बनवाया था वो, लेकिन मैनेजर था, चुकती रहेंगी किस्तें। अब दोस्तों माँ बहुत खुश है, घर में नई बहू भी आ चुकी है, बेटा भी सेटल हो चुका है, छोटा बेटा दूसरा बेटा थोड़ा अपाहिज है, वो मानता नहीं है, वो अपने धंधे पर रोजी रोटी के लिए निकलता है, तो उसको मनाना भी मुश्किल है। अब दोस्तों कुछ दिन गुजरते हैं, माँ की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बुढ़ापा बहुत ज़्यादा था, तो उस माँ का इंतकाल हो जाता है। अब माँ की मौत हो जाती है तो बेटे ये लगा लो, बेटो जो शकील खान होता है उसके ऊपर जो गुजरती है वो तो वही जानता है, क्योंकि जिस माँ के बलबूते पर वह यहाँ तक पहुँचा था आज वह उसका साथ छोड़ चुकी थी, तो इससे बहुत वह दुखी होता है। मगर अब क्या करें, विधि विधान से अंतिम संस्कार किया जाता है। घर के अंदर रह जाता है उसका दूसरा जो भाई बना था सुरेश, जिसका पैर कटा हुआ था, अब वह रह जाता है। वह अभी भी कमाने के लिए जाया करता है, लेकिन अब जो शकील खान होता है उसके सामने डटकर खड़ा हो जाता है कि भाई सुरेश, मैं अब नहीं जाने दूंगा तुम्हें ऐसे, मैं माँ को खो चुका हूँ और एक भाई रह गया मेरा, वो भी तू, और तुझे नहीं खोना चाहता। किसी दिन फुटपाथ पर कोई सवारी कुचल जाए, कोई एक्सीडेंट हो जाए, मैं क्या ले लूँगा, मैं अब तुझे बाहर नहीं जाने दूंगा, चाहे कुछ भी कर ले। यह सुन करके जो सुरेश होता है वह कहता तो मैं करूँगा क्या, मैं ऐसे नहीं बैठ सकता, तू भी जानता है शकील खान मैं बचपन से ही कमाता रहा हूँ, छोटे से ही कमाता रहा हूँ। शकील खान कहता मुझे सब पता है, कई बार तूने मेरी फीस भी भरी है कमा कमा करके, मैं तुझे ऐसे अब नहीं जाने दूंगा, तू यहीं पर वेट कर। उसको वहीं पर रोक लिया जाता है और फिर उसी घर में एक पोर्शन में साइड में, वहाँ पर बस्ती थी बहुत अच्छी, वहाँ पर एक किराना की दुकान का सेटअप बिठाता है शकील खान। अच्छी सी किराना की दुकान खुलवा करके अपने भाई से कहता है भाई यहाँ पर बैठ तू आराम से अपनी जगह पर। और फिर वह जो भाई था सुरेश, वह वहाँ पर किराना की दुकान पर बैठता है। दुकानदारी का अंदाज़ा उसे था ही, बहुत अच्छे पैसे वो कमा लेने लगता है, महीने के 20,000 भी 30,000 भी, और उसका कोई खर्चा तो होता नहीं है। सारे पैसे से अपना कभी भाई की मदद कर दिया करता है, कभी अपने बैंक में पड़े रहते हैं, कभी दुकान में सामान बढ़ा लिया करता है। वो इस तरह से ज़िंदगी काट रहा होता है। कुछ दिनों के बाद शकील खान के यहाँ एक बच्चा पैदा होता है। सारे परिवार के लोग खुश होते हैं। उनके बीच में एक छोटा सा बच्चा, 3 लोगों के बीच में एक छोटा सा बच्चा है, तो तीनों लोग उसको बारी बारी से खिलाते हैं। बच्चे को लेकर के जो सुरेश है उसका भाई, वो दुकान पर ज़्यादा बैठा रहा करता, दिया भी नहीं करता उनको कि ये मेरा बच्चा है, मैं इसको अपने पास रखूँगा। वो एक प्यार होता है ना, लाड प्यार, इस तरह से दोस्तों यहाँ पर इनकी ज़िंदगी गुजर रही होती है। तो ये थी दोस्तों आज की एक कहानी, जिसमें आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर और वीडियोज़ में और इधर उधर भी नफ़रतें ज़्यादा दिखाई जाती हैं। लेकिन दोस्तों इंसान मान के चलो कितनी भी बुरी, कितना भी बुरा कोई समाज है या कोई भी है, लेकिन उनमें भी कुछ ना कुछ सही लोग होते हैं, और हिंदुओं में भी और मुस्लिमों में भी। तो जैसे इस माँ ने इस लड़के की मदद की, तो इस लड़के ने भी पूरा जीवन अपनी माँ के ऊपर अर्पित कर दिया था। जैसा वो कहती वैसा करता, और उसके बेटे को अपना बड़ा भाई बना करके अपने घर में अलग से जगह दी और उसको वहीं पर रखा हुआ, उसका जुगाड़ चलवाया। वो भी अच्छा कमाता है अपने आत्मसम्मान के साथ, और ये मैनेजर है ही। तो इस तरह से दोस्तों कई बार ऐसी ऐसी घटनाएं सुनने को भी मिलती हैं। तो आप क्या कहना चाहते हो इस घटना के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों वीडियो के लास्ट में अब नाम लेना चाहता तो हूँ मैं, लेकिन वीडियो 24 मिनट की हो गई है, तो प्लीज़ आज मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसके लिए क्षमा करें, क्योंकि बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा। दोस्तों अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।